नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर अंगद ओझा इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम इस प्रश्न पत्र को समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न पत्र बेसिकली क्या है। इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इस प्रश्न पत्र को समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे ये प्रश्न है क्या। इथिक्स माने नैतिकता, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि इस प्रश्न पत्र को समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न पत्र कहां है, क्यों पढ़े आखिर हम। मेरा पढ़ने का तरीका यही है, देखिए पढ़ने का तरीका ये समझने की कोशिश करो। मैं सबसे पहले ये सेंटर बनाता हूं, क्यों पढ़े हम, क्यों। फिर समझ में आएगा कैसे पढ़ें और फिर उसके बाद तीसरे डायमेंशन में अपन जाएंगे क्या पढ़ें। लेकिन कई विद्यार्थी क्या करते हैं, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्यों तक पहुंच ही नहीं पाते। इस तरह से चलते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं चलेंगे, क्यों से कैसे, कैसे से क्या। तो सवाल यह है कि इस इथिक्स प्रश्न पत्र को हम क्यों पढ़ें। आदरणीय विद्यार्थियों, एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक परीक्षा आयोजित कराती है जिस परीक्षा का नाम है सिविल सेवा परीक्षा। कौन सी परीक्षा? सिविल सेवा परीक्षा। और सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा का पेपर 4, मुख्य परीक्षा पेपर 4, प्रश्न पत्र 4, प्रश्न पत्र 4 मुख्य परीक्षा में सम्मिलित है जिसको कहते हैं इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसलिए पढ़ना जरूरी है। अगर हमें अंतिम रूप से चयनित होना है तो प्रारंभिक परीक्षा को पास करने से ही काम नहीं चलेगा, मुख्य परीक्षा ही देनी पड़ेगी। और मुख्य परीक्षा का पेपर 4 यही है, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं और क्लास में ही बैठे हैं तो यूपीएससी भी एक संस्था है, संघ लोक सेवा आयोग, जो कौन सी परीक्षा, यद्यपि संघ लोक सेवा आयोग विभिन्न तरह की परीक्षा कराती है, लेकिन एक परीक्षा कौन सी कराती है? सिविल सेवा परीक्षा। यूपीएससी कौन सी परीक्षा कराती है? सिविल सेवा परीक्षा। और सिविल सेवा परीक्षा में भी मुख्य परीक्षा होती है और इसमें भी पेपर 4 है। मुख्य परीक्षा में पेपर 4, और मुख्य परीक्षा में जो पेपर 4 है उसका नाम ही है इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या एमपीपीएससी की परीक्षा में ये शुरू से ही प्रश्न पत्र सम्मिलित था या यहां भी ये शुरू से ही इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का प्रश्न पत्र सम्मिलित था। ऐसा नहीं था, मूलतः ऐसा नहीं था। 2013 में संघ लोक सेवा आयोग ने इसको अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया और 2014 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित किया। कई विद्यार्थी 2013 की मुख्य परीक्षा में पहली बार इथिक्स दिए, संयोग से वो सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। पहली बार इथिक्स के पेपर को 2013 में संघ लोक सेवा आयोग ने शामिल किया। अब समझ में ये नहीं आता कि 2013 में यूपीएससी को ऐसा क्या हो गया कि उसको अपने पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना पड़ा, और परिवर्तन करने के बाद चौथे प्रश्न पत्र के रूप में इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि को सम्मिलित करना पड़ा। और 2014 में एमपीपीएससी ने कर लिया। ऐसा क्या हो गया, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और समझने का प्रयास समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। 2005 में आदरणीय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। प्राइम मिनिस्टर कौन था? पीएम कौन थे? श्री एमएम सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर एमएम सिंह। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। बढ़िया, प्रधानमंत्री थे, अच्छी बात है, देश की जनता ने उन्हें निर्वाचित चुनाव प्रधानमंत्री थे। किंतु 2005 में यह देखा, एक सर्वे कराया आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने, यह सर्वे कराया। वो सर्वे में देखा कि हिंदुस्तान के
150 जिले ऐसे हैं जो भूखमरी के शिकार हैं। काय के शिकार है? भूखमरी के शिकार है। प्लस 50 जिले ऐसे हैं जहां भूखमरी होने वाली है। भूखमरी होने वाली है। ये तो भूखमरी के शिकार ही है। तो हिंदुस्तान के कुल 200 जिले ऐसे हो गए जहां भूख से लोग मरने वाले हैं, भूखमरी के शिकार हैं। खाना खाने के लिए परेशान है, खाना खाने के लिए अनाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कोविड-19 के दौर में प्रवासी मजदूरों के लिए जो माइग्रेंट लोग हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो सरकार प्रयास कर रही है, यथासंभव प्रयास कर रही है। कई समाजसेवी संस्थाएं भी यथासंभव प्रयास कर रही हैं कि उनको भोजन मिल जाए, लेकिन यह महामारी के दौरान है। किंतु मूल रूप से उस समय सामान्य रूप से 2005 में 200 जिले ऐसे थे हिंदुस्तान के जो भूखमरी के शिकार थे। इस सर्वे जैसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास आया, चिंता का विषय था। एक अर्थशास्त्री होने के नाते इनके लिए चिंता का विषय था कि हम लोगों के लिए मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और इसी दृष्टिकोण को रखते हुए आप देखेंगे 2005 में मनरेगा शुरू किया गया। और मनरेगा जो कार्यक्रम शुरू किया गया, प्रारंभ में 200 जिलों में ही शुरू किया गया था। आप अगर मनरेगा का प्रारंभ देखेंगे तो प्रारंभ में ये हिंदुस्तान के 200 जिलों में शुरू किया गया मनरेगा। और कौन से जिले थे, कौन से चिन्हित जिले थे? वह जिले 150 वे जिले जो भूखमरी के शिकार होने वाले थे, 50 हो चुके थे और 50 वो जिले जो भूखमरी के शिकार होने वाले। अर्थात मनरेगा शुरू किया 200 जिलों में प्रारंभिक रूप से, फिर उसके बाद इसको नेक्स्ट स्टेज में 330 जिलों में, और संपूर्ण भारत में लागू है। संपूर्ण भारत में लागू है मनरेगा। बात समझ रहे हैं? ये भूखमरी क्यों? ये 200 जिलों के लोगों ने क्या अपराध किया है मित्रों कि वो भूखमरी के शिकार हो रहे हैं? क्या संसाधनों पर उनका अधिकार नहीं है? क्या पृथ्वी पर वह उनको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? आखिर क्यों? मनमोहन सिंह जी के लिए चिंता का विषय। चिंताएं एक पक्षीय होती तो समझ में आता है, चिंताएं एक दूसरे पक्ष से भी उभर के सामने आने लगी। और दूसरा ये हम समझने का कोशिश कर रहे हैं कि 2013 में संघ लोक सेवा आयोग ने इथिक्स के पेपर को अपने पाठ्यक्रम में इंट्रोड्यूस क्यों किया, क्यों सम्मिलित किया? चिंता यह आने लगी कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बना, जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली जी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकेंड ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, अध्यक्ष कौन? जिसके अध्यक्ष कौन? श्री वीरप्पा मोइली जी। वीरप्पा मोइली जी के अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बना, और इसने ये इसलिए बनाया कि अनुशंसाएं करिए, आप सिफारिशें करिए कि प्रशासन में किस तरह से सुधार हो सकता है। एक चौंकाने वाला तथ्य निकल के आया, इस प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट आई बेटा। ध्यान से समझ लेंगे। इस चौथी रिपोर्ट आई, फोर्थ रिपोर्ट आई इस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की। और ये फोर्थ रिपोर्ट क्या बता रही थी? फोर्थ रिपोर्ट का नामकरण ही क्या था? फोर्थ रिपोर्ट का नामकरण था शासन में नैतिकता। शासन में नैतिकता। फोर्थ रिपोर्ट का नामकरण क्या था मित्रों? शासन में नैतिकता, इथिक्स इन गवर्नेंस। अब संकट आ गया। ये 200 जिले भूखमरी के शिकार, और मनमोहन सिंह जी को रिपोर्ट मिली। बोले ये रिपोर्ट क्या कर रही है? बोले शासन में नैतिकता। अर्थात बेसिक सुविधाओं की डिलीवरी करने का, बेसिक सुविधाएं प्रदान करने का जो कार्य होता है वो किसके पास होता है? प्रशासनिक कार्यपालिका के पास। आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय डिप्टी कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, पटवारी साहब, समस्त कार्यपालिका के लोग, प्रशासनिक कार्यपालिका के लोग क्या करते हैं? लोगों को सुविधाएं प्रदान करते हैं, सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेह होते हैं। अब समझ में आने लगा कि शासन में नैतिकता की कमी है, जिसकी वजह से इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही। और ये यूपीएससी ने 2007 से ही 2008 से ये सोचना शुरू कर दिया कि आखिर इस शासन में नैतिकता में सुधार कैसे हो।
शासन में नैतिकता लेके कैसे आए? फोर्थ रिपोर्ट ऑफ द सेकेंड ARC, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, बोले ये प्रशासनिक अधिकारियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक व्यवस्था के जो लोग हैं, प्रशासनिक पदों पे लोग हैं, उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाओ। नैतिकता क्या हम इनको नैतिकता सिखाते हैं? क्या हम नैतिकता बताते हैं? किसको नैतिकता बताते हैं? बोले प्रशासन को, प्रशासन के लोगों को, प्रशासन के लोगों को, पदाधिकारियों अधिकारियों को क्या हम नैतिकता सिखाएं? बोले कैसे सिखाते हैं? तो यूपीएससी से पूछा कि आप इसको आप चूंकि रिक्रूटमेंट बॉडी हैं, आप भर्ती करते हैं, भर्ती प्रक्रिया आपके हाथ में है, तो क्या आप आईएएस आईपीएस जो अन्य अधिकारियों का, सिविल सेवकों का जो आप चयन करते हैं, क्या उन सिविल सेवकों को नैतिकता संबंधी कोई पाठ पढ़ाते हैं? तो यूपीएससी ने कहा हाँ पढ़ाते हैं। बोले कहाँ? बोले लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मसूरी। बोले अब प्रशिक्षण के दौरान पढ़ाते हैं। यूपीएससी ने जवाब दिया, डीओपीटी ने जवाब दिया, डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड ग्रीवियंसेस, डीओपीटी ने क्या जवाब दिया? बोले हम प्रशिक्षण के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान हम नैतिकता पढ़ाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर आप लोग आईएएस बन के जाएंगे तो लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मसूरी में प्रशिक्षण करेंगे, और अगर आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तो आरसीपीवी नरोन्ना भोपाल प्रशासनिक अकादमी प्रशिक्षण देंगे। तो प्रशिक्षण के दौरान नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन ये समझ नहीं आया कि जब प्रशिक्षण के दौरान नैतिकता का पाठ पढ़ाया ही जाता है तो सेकेंड ARC को क्यों जरूरत पड़ गया कि उसने कहा शासन में नैतिकता होनी चाहिए। प्लस ऐसा क्या हो गया कि हम 200 जिलों में भुखमरी के शिकार हो गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अत्यंत त्वरित निर्णय लिया, समिति बनाई और समिति की सिफारिशों के आधार पर देखा कि प्रशिक्षण के दौरान लोग गंभीरता से नहीं पढ़ते। बोले अब तो आईएएस बन गया, अब क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं? ट्रेनिंग तो एक पर्यटन और पिकनिक की दृष्टि से लोग करते हैं। ये आरोप नहीं है, अच्छा सीखते भी हैं, अच्छा अध्ययन करते हैं, फील्ड में भी जाके प्रशासनिक अधिकारी अपना प्रशिक्षण लेते हैं। किंतु सरकार ने यह सोचा कि गंभीरता से प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं, इसलिए नैतिकता में कमी आ रही है। तो यूपीएससी से कहा आप क्या कर सकते हैं इसमें? तो सुझाव यह दिया गया कि इसको यूपीएससी की परीक्षा में शामिल कर दिया जाए। अब ठीक रहा, और इसीलिए अब हमने कहां शामिल कर लिया भैया? इसको मुख्य परीक्षा में शामिल कर दिया। और मुख्य परीक्षा में किसके रूप में? पेपर 4 के रूप में। पेपर 4 अब तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप बिना पढ़े अब अगर परीक्षा देने जाएंगे तो चयनित होने की संभावना शून्य है, खत्म है। अब आपको गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा। तो इस दृष्टिकोण को समझते हुए कि वास्तव में नैतिकता की कमी आ रही है, उस नैतिकता को हम पढ़ें कैसे, कैसे पढ़ें, उसको कैसे शामिल करें, तो दबाव बनाया गया। दबाव का मतलब इसको कंपलसरी किया गया, अनिवार्य किया गया। और फिर यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के पेपर 4 के रूप में और एमपीपीएससी की भी मुख्य परीक्षा के पेपर 4 के रूप में भी इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड को सम्मिलित कर लिया। साथ में फिर क्या हुआ? 11वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र आप देखेंगे, उसी समय की जो घटना है। 11वीं पंचवर्षीय 11th 5 ईयर प्लान का जो दृष्टिकोण पत्र है, 5 ईयर प्लान का 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो दृष्टिकोण पत्र है, वो दृष्टिकोण पत्र क्या है? समावेशी विकास, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। बोले अब जो विकास होगा वो इंक्लूसिव होगा, समावेशी होगा। विकास के लाभ अब देश की प्रत्येक जनता को मिलने चाहिए। बात समझ गए भैया? और तब 2013 में संघ लोक सेवा आयोग ने अपना पाठ्यक्रम चेंज किया और पाठ्यक्रम में मुख्य परीक्षा में यूपीएससी में इसका वेटेज कितना है? यूपीएससी में इसका वेटेज है 250 अंक, और एमपीपीएससी में कितने अंक का आता है? एमपीपीएससी में आता है 200 अंक का। और ये प्रश्न पत्र शामिल कर लिया इथिक्स। आप समझिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। बोले अब तो पढ़ेंगे। अब जो प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं वो निश्चित रूप से इस प्रश्न पत्र को पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, अब पढ़ना ही पड़ेगा, अन्यथा फेल हो जाएंगे, अन्यथा प्रशासनिक अधिकारी बन ही नहीं पाएंगे। बात क्लियर, स्पष्ट?
अब समझ गए क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हमको शासन में नैतिकता चाहिए। बोले नैतिकता क्यों चाहिए? नैतिकता इसलिए चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है? समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करना। और बोले समावेशी विकास कब आएगा? जब यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका के साथ साथ प्रशासनिक कार्यपालिका के अंदर भी ऐसे ऐसे तत्व, ऐसे गुण निहित होंगे, ऐसे गुण अंतर्निहित होंगे उनके व्यक्तित्व में, जो लोक कल्याण की भावना से कार्य करेंगे, जो नैतिकता के आयामों को संस्पर्श करेंगे। बात एकदम क्लियर हो रही है, बात एकदम स्पष्ट हो रही है। अब सवाल यह उठता है, अब यूपीएससी के सामने प्रश्न यह था कि इसमें आखिर सम्मिलित क्या किया जाए, इस प्रश्न पत्र में आखिर क्या है, इसके पाठ्यक्रम को कैसे डिजाइन किया जाए, जिसको किस तरह से हम इसके पाठ्यक्रम को डिजाइन करें, और हम इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम का तार्किक तरीके से विभाजन करेंगे और तार्किक तरीके से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। पाठ्यक्रम का विभाजन कैसे किया जाए? बोले नैतिकता चाहिए, बहुत बढ़िया, समझने की कोशिश करते हैं नैतिकता का मतलब क्या है, नैतिकता क्या चाहिए। बोले नैतिकता होती क्या है, पहले ये समझे तब तो हम इसका पाठ्यक्रम बनाएं। बोले नैतिकता क्या होती है, बताइए नैतिकता क्या होती है। तो उत्तर यह निकल के आया, विभिन्न विचार विमर्श के बाद, समिति के विचार विमर्श के बाद, विशेषज्ञों के विचार विमर्श के बाद यह निकल के आया कि नैतिकता कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होती। नैतिकता कोई स्थिर चीज नहीं है, ये देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। अर्थात किसी देश में कोई चीज नैतिक हो सकती है तो दूसरी देश में वही चीज अनैतिक हो सकती है। इसका मतलब इसको नैतिकता को एक आयाम में बांधना संभव नहीं है। जैसे अगर न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क में गे विवाह जो होता है वो कानूनी है, नैतिक है। और अगर भारत की बात कर लें तो गे विवाह, यहां पे कहिए कि गे विवाह हो रहा है तो भारत के लोग गंदी बात, अनैतिक है। इसका मतलब क्या है, अगर यहां ये नैतिक है और भारत में इसको क्या माना जाता है, भारत के संदर्भ में क्या माना जाएगा, इसको अनैतिक माना जाएगा, अनैतिक माना जाएगा। इसका मतलब क्या है कि नैतिकता कोई एक चीज, यहां अपन अभिवादन करते हैं पैर छू के, भारत में बढ़िया, बहुत बढ़िया, नैतिक है। अमेरिका में आप लोग जानते हैं मैं क्या बोलूं, अगर उस तरह से अभिवादन यहां हम सामाजिक जीवन में करने लगे तो क्या माने जाएंगे, लोग कहेंगे भारत के संदर्भ में अनैतिक है। इसका मतलब नैतिकता और अनैतिकता का निर्णय ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये वस्तुनिष्ठ परिभाषा नहीं है, ये विषयनिष्ठ अवधारणा है। ये समय, देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहेगी। फिर नैतिकता है क्या एक्चुअली है क्या, वे सिद्धांत, कौन से सिद्धांत है, नैतिकता का मतलब क्या होगा, वे सिद्धांत जो मानव व्यवहार व क्रियाओं को नियंत्रित करें, मानव व्यवहार व क्रियाओं को नियंत्रित करें और क्या करें, वो शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए, कौन सी जीवन की प्राप्ति के लिए भैया, शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए, शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए उपयुक्त हों। वे सिद्धांत जो शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए क्या हो, उपयुक्त हों। और क्या करें, वे सिद्धांत जो मानवीय आचरण को, कौन से आचरण को भैया, मानवीय आचरण को कहां ले जाएं, बोले कर्तव्य पथ पर ले जाएं। कहां ले जाए लाला, कर्तव्य पथ पर ले जाए। ऐसे सिद्धांतों को हम बोलेंगे, कैसे सिद्धांत हैं, नैतिक सिद्धांत हैं। कैसे सिद्धांत है भैया, नैतिक सिद्धांत है। समझ गए बात को, यानी वे सिद्धांत जो मानव के व्यवहार व क्रियाओं को नियंत्रित करें और जो शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए कहां ले जाएं, कर्तव्य पथ पर ले जाएं। किसको ले जाएं कर्तव्य पथ पर, बोले मानवीय आचरण को। यह नैतिकता है। अगर हम पुराने संदर्भ में बात करें तो पुराने संदर्भ में हो सकता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग पशुओं की बलि, नर बलि की मान्यता को
मान्यता देते हो, लेकिन वर्तमान संदर्भ में आधुनिक समाज में बिल्कुल स्वीकार नहीं है। यानी नैतिकता समय के अनुसार बदली या नहीं बदली? बोलो भैया, बोलो ना। नैतिकता अमेरिका और भारत के अनुरूप बदली या नहीं बदली? बोलो ना भैया। बोले कोई कहे अगर लोकतांत्रिक समाज ही नैतिक है, भारत की जो चुनाव पद्धति है वही नैतिक है, तो फिर चाइना की चुनाव पद्धति क्या अनैतिक है? समझ गए? इसका मतलब क्या है? नैतिकता अनैतिकता कुछ नहीं है। क्या है? जो मानव के आचरण को, मानव के व्यवहार को, मानव की क्रियाओं को नियंत्रित करे। नियंत्रित करने के साथ साथ क्या करें? बोले नियमित करें। बोले नियमित करें, बोले शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए उपयुक्त। अब बोले कैसे तय कैसे होगा कि शुभ जीवन है? यानी पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं, पाठ्यक्रम बना रहे हैं। जब हम ही लोग पाठ्यक्रम बना लेंगे नैतिकता का, तो पढ़ने में तो फिर तो आसानी है, हलवा हो जाएगा फिर तो। बोले क्या करेंगे? बोले नैतिकता के दो सिद्धांत, दो तरीके से हम नैतिकता समझने की कोशिश करेंगे। बोले कितने तरीके से? बोले दो तरीके से। कितने तरीके से? बोले दो तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसे लोग हैं जो उपयोगितावादी सिद्धांत, नैतिकता का उपयोगितावादी सिद्धांत अपनाएंगे। उपयोगितावादी सिद्धांत में क्या करेंगे? अगर परिणाम अच्छे हैं, क्या अच्छे हैं बेटा? परिणाम अच्छे हैं, तब कहते हैं तब कार्य भी अच्छे होंगे, कार्य भी अच्छे होंगे। इसे बोलते हैं यूटिलिटेरियन दृष्टिकोण, यूटिलिटेरियन अप्रोच। बोले यदि परिणाम अच्छे हैं तो कार्य अच्छे किए होंगे, प्रक्रिया भी ठीक होगी। यानी यह किस पे? परिणाम की चिंता है, प्रक्रिया की चिंता नहीं है। काय की चिंता है? परिणाम की चिंता है, प्रक्रिया की चिंता नहीं है इस दृष्टिकोण में। बोले परिणाम ठीक होना चाहिए, प्रक्रिया कुछ भी हो, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। यानी इस दृष्टिकोण में कई बार अनैतिक प्रक्रिया को भी, अनैतिक प्रोसेस को भी शामिल किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक नाव है, ये नाव बना लेते हैं। इसमें 6 लोग बैठे हुए हैं। कितने हो गए? 5, 1, 6। नाव जा रही है। नैतिकता, कुछ नैतिकतावादी ऐसे भी है, कुछ नैतिकतावादी ऐसे भी है। नाव जा रही है, जाने दो नाव। इसमें पानी भरने लगा, नाव डूबने वाली है। मल्ला ने कहा कि यदि इसमें से एक आदमी उतर जाए या एक आदमी नदी में कूद जाए तो 5 के 5 बच जाएंगे, अदरवाइज 6 के 6 रहेंगे तो 6 के 6 इसमें डूब के मर जाएंगे। तो उपयोगितावादी लोग क्या कहेंगे? वो कहेंगे ठीक है ना, 5 को बचा लेते हैं, परिणाम तो अच्छा है ना, 5 बच रहे हैं, अदरवाइज परिणाम क्या हो रहा है? 6 के 6 समाप्त हो रहा है। अब मान लीजिए इसमें मंत्री जी बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, कलेक्टर साहब बैठे हैं, एसपी साहब बैठे हैं, और ये प्रोफेसर भी बैठे हैं, प्रोफेसर साहब बैठे हैं। तो उपयोगितावादी दृष्टिकोण से क्या किया जाएगा? ये लोग क्या करेंगे? बोले प्रोफेसर को फेंक दो। किसको फेंक दो? प्रोफेसर को नदी में फेंक दो, तो बाकी 5 लोग क्या हो जाएंगे? सेफ हो जाएंगे। भैया समझिए, परिणाम तो अच्छा है, परिणाम तो अच्छा है, किंतु प्रक्रिया उचित नहीं थी, क्योंकि आपने एक व्यक्ति की क्या ले ली? जान ले ली। और यदि दूसरा दृष्टिकोण क्या है? दूसरा दृष्टिकोण क्या है? डीओंटोलॉजिकल दृष्टिकोण, डीओंटोलॉजिकल अप्रोच। यह अप्रोच क्या कहता है? यह अप्रोच ये कहता है कि प्रक्रिया उचित होनी चाहिए, प्रक्रिया उचित होना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं, परिणाम की चिंता नहीं। बोले प्रक्रिया उचित होना चाहिए, अर्थात साधन उचित हो, साधन उचित हो, साधन उचित हो, साध्य सुतः उत्तम होगा, साध्य सुतः उत्तम होगा। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट दृष्टिकोण है।
डिओंटोलॉजिकल अप्रोच ये कहती है कि जो आप प्रक्रिया अपना रहे हैं वो प्रक्रिया उचित होनी चाहिए, परिणाम कुछ भी हो, परिणाम की चिंता नहीं करेंगे। गीता के संदर्भ में क्या लिखेंगे? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, कर्म भी उचित तरीके से करो। तो ये डिओंटोलॉजिकल अप्रोच वाले जो नैतिकतावादी हैं वो इस प्रोसेस को नहीं अपनाएंगे, जबकि ये लोग इस प्रोसेस को क्या कर लेंगे? अपना लेंगे। ये कहेंगे नहीं नहीं प्रोफेसर को मत फेंको, मत फेंको, जीव की हत्या अपराध है, जा रहा है बेचारा एथिक्स पढ़ाने वाला प्रोफेसर, रोक लेंगे। ये कहेंगे जाने दो, पास तो बच रहे हैं। तो इस तरह की आपके पास जब प्रशासनिक जीवन में इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी तब आपको देखना पड़ेगा कि आप उपयोगितावादी दृष्टिकोण का पालन करें या डिओंटोलॉजिकल अप्रोच का पालन करें। बोले साधन उचित होना चाहिए, साधन उचित होना चाहिए, साध्य अपने आप उचित होगा। और इस अप्रोच के लोग क्या कहते हैं? इस अप्रोच के लोग यह कहने की कोशिश करते हैं बेटा कि व्यक्ति यदि अच्छा होगा, व्यक्ति का चरित्र यदि अच्छा होगा, चरित्र यदि अच्छा होगा, चरित्र का मतलब कार्य, चरित्र को भी अपन परिभाषित करेंगे। व्यक्ति का यदि चरित्र अच्छा होगा तब वह कार्य भी अच्छा करेगा, कार्य भी अच्छा करेगा, ऐसा मान के चला जाता है। यदि किसी व्यक्ति का सॉफ्टवेयर अच्छा होगा तो ऐसा मान के चला जाएगा कि वो अनैतिक कार्य करने में बड़ा संकोच करेगा और करेगा ही नहीं, ऐसा मान के चलते। व्यक्ति का अगर चरित्र अच्छा है, चरित्र अच्छा है तो कार्य भी अच्छा करेगा। मतलब साधन और साध्य अप्रोच को वो क्या करेगा? स्वीकार करेगा। यानी यदि आपका साध्य अच्छा है, क्या अच्छा है? साधन अच्छा है तो साध्य भी अच्छा होगा। और इस सिद्धांत को अपन बोलते हैं सद्गुण आधारित सिद्धांत, सद्गुण आधारित सिद्धांत बोलेंगे, सद्गुण आधारित सिद्धांत। यानी व्यक्ति के अंदर सद्गुणों का समावेश किया जाए। अब देखिए, अब हम लोग सिलेबस डिजाइन करने जा रहे हैं एथिक्स का। बोले यदि व्यक्ति अच्छा है तो वो काम भी अच्छा करे। बोले व्यक्ति को अच्छा बनाए कैसे? व्यक्ति को अच्छा बनाए कैसे? बोले व्यक्ति को अच्छा बनाने का मतलब यह है सद्गुण आधार, व्यक्ति के अंदर सद्गुणों का समावेश किया जाए। बोले अच्छा बनाए कैसे व्यक्ति को? बोले व्यक्ति के अंदर अच्छे अच्छे गुणों का समावेश किया जाए। यानी इस प्रश्न पत्र में अब हम वर्गीकरण करते हैं, पूरे पाठ्यक्रम का उचित विभाजन करते हैं, तार्किक विभाजन करते हैं। बोले कुछ पहलू ऐसे शामिल होंगे बेटा जो मनोवैज्ञानिक पहलू होंगे, मनोवैज्ञानिक पहलू होंगे। यानी व्यक्ति के अंदर आप क्या करें? उसको अच्छा बनाएं, यानी उसके अंदर परिवर्तन करें, परिवर्तन करें अर्थात उसके अंदर अभिवृत्ति बदले, उसकी एटीट्यूड चेंज करें। व्यक्ति का क्या चेंज करेंगे हम लोग? एटीट्यूड चेंज करें, दृष्टिकोण चेंज करें और उसे बताएं भ्रष्टाचार करना अपराध है, अनावश्यक संपत्ति अर्जित करना अपराध है, और उसे बताएं कि हे व्यक्ति, हे नागरिक, हे प्रशासनिक अधिकारी, धरती पर सबकी आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, किंतु लालच एक व्यक्ति का भी पूरा नहीं हो सकता। इस तरह के अभिव्यक्ति दृष्टिकोण का निर्माण करें। और बोले प्रशासनिक अभिरुचि का भी निर्माण, ये मनोवैज्ञानिक पहलू है, साइकोलॉजिकल पहलू है, उसको मनोवैज्ञानिक रूप से समझाने की कोशिश करें और पाठ्यक्रम में समझाने की कोशिश करें। पहले ये समस्त कार्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण में होता था, लेकिन प्रशिक्षण की गंभीरता ना होने की वजह से, या ये कहिए कि उसके अंक ना होने की वजह से इसको मुख्य परीक्षा में शामिल किया गया। बोले अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। अभिरुचि, अभिरुचि का एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड दोनों अंतर है, मनोवैज्ञानिक पहलू है। जब हम पाठ्यक्रम पढ़ेंगे एप्टीट्यूड, बोले अब हम भावनात्मक बुद्धि लेके आए। कैसी बुद्धि का समावेश करें? देखिए मनोवैज्ञानिक पहलू है पाठ्यक्रम के, भावनात्मक, इमोशनल इंटेलिजेंस, दूसरे की कई बार बिन अनकही बातों को भी समझ जाते हैं। कैसी पहलू? अनकही बातों को ही समझ जाते हैं। बोले क्या लेके आए? बोले इसके साथ साथ समानुभूति लेके आए हैं, समानुभूति, इंपैथी। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो वैसा ही देखें, वैसा ही समझने की कोशिश करें जैसा उसके उस व्यक्ति की जगह अपने आप को रख के देखें। भावनात्मक बुद्धि। कई बार
सामने वाले व्यक्ति की अनकही बातों को भी समझ जाए। कैसे कि देखी सुधामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैननी के जल सु पग धोए। समानुभूति का ही चरम स्तर। सुदामा ने कहा नहीं कृष्ण से कि मैं दुखी हूं, दरिद्रता है, दरिद्रता ने मुझे घेर रखा है, लेकिन मित्रता का देखिए कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैननी के जल सो पग धोए। ये उत्कृष्ट स्तर होना चाहिए भावनात्मक बुद्धि समाज, यानी दूसरों की भावनाओं को समझना, बिना कहे समझना। क्योंकि आप उच्च प्रशासनिक पदों पे हैं और आम जनता को आपसे तारतम्य बिठाना अत्यंत दुष्कर कार्य है। आपसे बातचीत नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा नहीं है। सामने खड़ा है व्यक्ति, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप समझिए इसकी आवश्यकताएं क्या है। हम इसको समावेशी विकास के लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं, विकास की प्रक्रिया में इसको किस तरह से सहभागी बना सकते हैं। तो इसलिए आपके अंदर मनोवैज्ञानिक पहलुओं का समावेश किया जाए। बोले और क्या किया जाए? बोले दया, और क्या? बोले करुणा, और क्या? बोले सहिष्णुता, टॉलरेंस, सहिष्णुता, ऐसे विचारों को लिया जाए। और क्या लिया जाए? बोले सत्यनिष्ठा। ऐसे विचारों का आपके अंदर क्या हो भैया? समावेश हो पाठ्यक्रम में। ये मनोविज्ञान के पहलू हैं भारतीय इथिक्स के पाठ्यक्रम में, इनको समझने की कोशिश करेंगे। ये क्यों है? बोले व्यक्ति को अच्छा बनाओ। क्या बनाओ? व्यक्ति को अच्छा बनाओ। बोले व्यक्ति अगर अच्छा नहीं बने, उसकी अभिवृत्ति बदल ही नहीं रही है, तो क्या करें? तो उसको बताओ भैया तुम प्रशासनिक सेवा में जा रहे हो। कहां जा रहे हो? प्रशासनिक सेवक बनने के लिए जा रहे हो, लोक सेवक बनने के लिए जा रहे हो। इसलिए समझने की कोशिश करो कि आपके अंदर इन गुणों का समावेश होना चाहिए। बोले नहीं, व्यक्ति अच्छा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसको बताओ कि सिविल सेवक के लिए लोक सेवा, सिविल सेवक के लिए, सिविल सेवक के लिए, बोले आप सामान्य, बोले आप नौकरी करने नहीं आ रहे हैं, एसडीएम बनना, आईएएस बनना, प्रशासनिक अधिकारी बनना, ये नौकरी नहीं है, ये विद्यार्थियों एक अवसर है जो आपको मिला है समाज सेवा के लिए, कल्याणकारी कार्य करने के लिए। नौकरी करिए आप, नौकरी नहीं है ये, क्या है? एक अवसर है जो संयोग से विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूलन से आपको यह अवसर मिला है, तो इस अवसर का आप लाभ उठाइए और कल्याणकारी कार्य करिए। बोले सिविल सेवक के लिए आधारभूत मूल्यों का विकास होना चाहिए, आधारभूत मूल्य। और जब ये आधारभूत मूल्य आएंगे तो इसमें आके आ जाएगा लोक प्रशासन के पहलू। हमारे पाठ्यक्रम में क्या शामिल किया गया बेटा? लोक प्रशासन के पहलू, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पहलुओं को भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आप समझिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जवाबदेहिता। बोले जो काम करने के लिए आप नियुक्त हैं, तो आपकी जवाबदेही है या नहीं है? बोलो ना भैया। आपने यदि कोई निर्णय लिया है प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, तो जनता को उसे अवगत कराओ। पहली तो बात ये समझ जाइए, आप जनता के लिए है, जनता आपके लिए नहीं है। बोले आप कलेक्टर क्यों? बोले जनता है इसलिए कलेक्टर है, जनता ही नहीं रहेगी तो काय के कलेक्टर, काय के डिप्टी कलेक्टर। तो यानी आप अपने निर्णय से उनको अवगत कराइए, यानी पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? बोले सिटीजन चार्टर होना चाहिए नागरिकों के लिए। और क्या होना चाहिए? बोले आपके कार्यों में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ये प्रशासनिक पहलू है, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। यानी आप किसके आधार पर निर्णय लें? बोले गुणानुक्रम के आधार पर निर्णय लें। किसके आधार पर निर्णय लें? गुणानुक्रम के आधार पर। गुणानुक्रम को कई विद्यार्थी समझ रहे होंगे, पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं। मेरिट के आधार पर निर्णय लें। आप नौकरी समस्त जनता की करेंगे या किसी विशेष राजनीतिक दल की, किसी विशेष मंत्री की, किसी विशेष पदाधिकारी की? बोले नहीं, हमारे लिए तो सब एक जैसे हैं। कैसे? कबीर का दर्शन। बोले कैसे? कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर।
यानी आपके क्या होना चाहिए, बोले निष्पक्षता होनी चाहिए आपके अंदर। कैसा मूल्य आना चाहिए, निष्पक्षता आनी चाहिए, गैर पक्षपात, गैर पक्षपात अर्थात राजनीतिक तटस्थता के मूल्य होने चाहिए। इन मूल्यों को भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक तटस्थता, नॉन पार्टी, मतलब किसी राजनीतिक दल से हमें कोई लेना देना नहीं है, भले ही हमारी हमारा मूल्य, हमारी जो आंतरिक सोच है वो आंतरिक सोच भले ही किसी राजनीतिक दल के से समर्थन कर सकते हैं आप लोग, लेकिन लोकतंत्र में आपको अपने विचार रखने का अधिकार। लेकिन जब आप कार्य करेंगे तो कार्य में किसी भी राजनीतिक विचारधारा, कोई भी राजनीतिक विचारधारा परिलक्षित नहीं होनी चाहिए, अर्थात राजनीतिक तटस्थता होनी चाहिए। बोले और क्या होना चाहिए, बोले और क्या होना चाहिए, बोले और प्रशासनिक मूल्यों क्या होना चाहिए, बोले कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, बोले आचरण संहिता, आचरण संहिता। और क्या होना चाहिए, बोले नैतिक संहिता, कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी आपके लिए क्या होने चाहिए, निर्धारित किए जाने चाहिए, निर्धारित किए जाने चाहिए, निर्धारित किए जाने चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट भी और कोड ऑफ इथिक्स भी, ये प्रशासनिक पहलू है, ये लोक प्रशासन से संबंधित पहलू है जिनको आपके पाठ्यक्रम में क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। बेटा पहले व्यक्ति के अंदर सॉफ्टवेयर को ठीक करो, उसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समाप्त करने की, अच्छा करने की कोशिश करो, फिर उसे बताओ भैया आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, इसलिए आपके पास फाउंडेशनल वैल्यूज हैं। और सबसे बड़ा फाउंडेशनल वैल्यूज क्या है, आधारभूत मूल्य क्या है बेटा, वो आधारभूत मूल्य भारत का संविधान। कहां का संविधान, आपका धर्म ग्रंथ कौन है, संविधान। आपका कर्तव्य क्या है, संविधान के उद्देश्यों को लागू करना। आपकी विचारधारा किसके अनुरूप होनी चाहिए, बोले भारत के संविधान के अनुरूप। सवाल ये उठता है, पाठ्यक्रम बनाते समय समिति ने देखा कि कोई व्यक्ति फिर भी ना सुधरे तो फिर क्या करें, और चिंतन का विषय है। कई लोग होते हैं ना कि सुधरते ही नहीं है, अब चिंतन का विषय, अब क्या करें। कोई व्यक्ति कहता है हम सुधर नहीं रहे, तो लोगों ने कहा कि हम बचपन में सीखे हैं, बचपन में क्या सीखे हैं, बोले कहानी सुनाने से, क्या सुनाने से, कहानियां सुनाने से, कहानियां सुनाने से लोग सुधर जाते हैं, कहानियां सुनाने से लोग सुधर जाते हैं। मैं इन चीजों को यहां लिख देता हूं, कोड ऑफ इथिक्स यानी आचरण संहिता, यहां लिख देता हूं साथ में, आचरण संहिता प्लस नैतिक संहिता। बोले कोई व्यक्ति नहीं सुधरे तब क्या करें, बोले कहानियां सुनाओ, विभिन्न विभिन्न विचारक जो हुए हैं, चिंतक जो हुए हैं, उनकी बातें बताओ। उससे व्यक्ति का कई बार सीखने से कई बार दृष्टिकोण परिवर्तित होगा। तो इस पाठ्यक्रम का तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है, वो महत्वपूर्ण पहलू क्या है बेटा, दार्शनिक पहलू, दार्शनिक पहलू, जिसको बोलेंगे दर्शन, दर्शन शास्त्र। इसलिए आप समझ रहे हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2020 की परीक्षा के लिए इस पेपर का नाम बड़ा अच्छा रखा है। क्या रखा है, मनोविज्ञान। क्या रखा है, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र। पाठ्यक्रम का उचित विभाजन कर दिया है। यानी एमपीपीएससी ने 2020 के लिए क्या नाम रखा है, एमपी। तो हम इस पाठ्यक्रम को किस तरह से देख रहे हैं विद्यार्थियों, कि कुछ मनोविज्ञान के पहलू जिनसे हम क्या करें, अभिवृत्ति निर्माण कर सकें, अभिरुचि निर्माण कर सकें, भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी देख सकें, वगैरह वगैरह, अभिरुचि भी देख सकें, भावना, इमोशनल इंटेलिजेंस भी देख सकें, भावनात्मक बुद्धि भी देख सकें। बोले लोग सुधर नहीं रहे हैं, बोले अंदर भी ठीक कर लो, मूल्य भी सिखा दो, फिर भी नहीं सुधर रहे हैं, फिर क्या करें। बोलो समिति ने सोचा कि पाठ्यक्रम में कुछ उन पहलुओं को शामिल किया जाए, कुछ दार्शनिकों को शामिल किया जाए, कुछ चिंतकों को शामिल किया जाए, जिनके सिद्धांतों को पढ़ने से, जिनके सिद्धांतों को समझने से व्यक्ति का अंतर्मन शायद परिवर्तित हो जाए। तो तीसरा जो पहलू है इस पाठ्यक्रम का, वो पहलू है बेटा दार्शनिक पहलू, दार्शनिक पहलू। तीसरा पहलू जो पाठ्यक्रम का है वो पहलू है दार्शनिक पहलू। बोले कौन आएंगे इसमें, बोले चिंतक आ जाएंगे। बोले और कौन आ जाएंगे, बोले विचारक आ जाएंगे। चिंतक भी आएंगे, विचारक भी आएंगे। बोले करेंगे क्या चिंतक और विचारक, बोले क्या लाभ होगा इनसे, चिंतकों से,
विचारक, दार्शनिक, इनसे क्या फायदा होगा? बोले ये जो चिंतक और विचारक है ना भैया, ये अनुभूति की प्रामाणिकता बताएंगे। इन्होंने जीवन में जो भी देखा है प्रामाणिक है वो बताएंगे। अनुभूति की प्रामाणिकता, अनुभूति की प्रामाणिकता। और क्या बताएंगे? और ये बताएंगे भोगे हुए यथार्थ का सच, भोगे हुए यथार्थ का सच बताएंगे। जो इन्होंने भोगा है, जिस वजह से इनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है और कल्याणकारी विचार, कल्याणकारी कार्यों की ओर उन्मुख हुए, उसको बताएंगे। इन चिंतकों को शामिल किया जाए, लोगों को कहानी सुनाई जाए, आख्यान सुनाए जाए, विचारों से अवगत कराया जाए, ताकि लोगों के जीवन में परिवर्तन हो, और जो परिवर्तन हो वो नैतिक परिवर्तन हो, नैतिकता की दृष्टि से उचित हो। बोले किसको ले लें? बोले प्राचीन काल में ले लो। बोले किसको ले लो? बोले कबीरदास जी को ले लो। किसको ले लो भैया? कबीरदास जी को ले लो। बोले कबीरदास जी का कौन सा चिंतन प्रशासनिक अधिकारियों के काम आने वाला है? बोले अच्छा, चिंतन सामने काम नहीं आएगा। बोले क्या? कि तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, तुम कहते उलझाई रे, मैं कहता सुलझाई रे। आयोग पे आयोग, आयोग पे आयोग, समिति पे समिति, प्रतिवेदन पर प्रतिवेदन, लेकिन अंतिम रूप से समस्या हल नहीं हो रही है। तो कबीरदास जी का चिंतन क्या कह रहा है? कि जो आप सम्मुख देख रहे हैं, मानवता करा रही है, किसी को त्वरित सहायता की, त्वरित राहत की आवश्यकता है, तो प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक पदाधिकारियों को अत्यंत सक्रिय रूप से आगे आकर के उस वंचित वर्ग के व्यक्तियों के लिए, वंचित वर्ग के लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, त्वरित रूप से प्रयास करना चाहिए। बोले कबीर का और चिंतन क्या करता है? बोले कबीर का चिंतन सहिष्णुता निर्माण में भी सहायता करेगा, सहिष्णुता बढ़ाने में, सहिष्णुता के प्रतिमान, सहिष्णुता की जो तत्व हैं उनको भी स्थापित करेगा। बोले कैसे स्थापित करेगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कबीरदास जी के सिद्धांत को क्या किया? अपने न्यायालय में कई बार कोट किया। जैन लोगों के पर्यूषण पर्व चल रहे थे, उस समय मांस बिक्री पर मुंबई हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। मांस के जो व्यापारी थे वो सर्वोच्च न्यायालय में गए, उन्होंने कहा हे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, आप इस प्रकरण को देखिए, हमारी तो आजीविका का प्रश्न है, अगर मांस नहीं बेच पाएंगे तो हम खाएंगे क्या, कैसे खाएंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? कबीर के सिद्धांत को ही कोट किया। बच्चों क्या विद्यार्थियों कोट किया? कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास। किसके पास? गल कटियन, गला काटने वालों के पास। कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जाकी करनी बाकी भरनी, तू क्यों रहे उदास। बोले हे जैन लोगों, आप क्यों उदास हैं? अगर वो काट रहे हैं, मांस बेच रहे हैं, तो उनका अगर उसकी जो काम कर रहे हैं उसका परिणाम उन्हें मिलेगा। आप अपने सिद्धांतों के आधार पर उनका मूल्यांकन क्यों कर रहे हो? इस आधार पर निर्णय दिया। उनको भी कहा कि भैया तुम भी अपना क्या करो, काम धंधा करिए, बस इतना है कि जब जब उनके पूजा का समय हुआ करे उस समय प्रयास किया करो कि आप इस तरह की ना करें, अपनी दुकान ना खोलें। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कबीरदास जी के सिद्धांत को अपने निर्णय में प्राथमिकता दी। तो कबीर के जो सिद्धांत हैं, जिनको हमने शामिल कर सकते हैं, जिनके चिंतन को शामिल कर सकते हैं, उन सिद्धांतों से प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से कल्याणकारी हो सकती है, हम समझने की कोशिश करेंगे। बोले और किसके सिद्धांत? बोले तुलसीदास जी को भी ले सकते हैं। तुलसीदास जी के भी नैतिक सिद्धांतों को शामिल कर सकते हैं। बोले तुलसीदास जी के नैतिक सिद्धांत कौन से सिद्धांत हैं जो आपके प्रशासनिक जीवन में काम आने वाले हैं? तो हम लोग देखेंगे, जब अध्ययन करेंगे तब देखेंगे। उत्तरकांड में रामचरितमानस में क्या कहा गया है? राम राज्य की संकल्पना दी गई है। और राम राज्य की संकल्पना क्या है? राम राज्य की संकल्पना क्या है? कोई पार्टी विशेष का राम राज्य नहीं है। राम राज्य क्या है? कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहु व्यापा, अल्प मृत्यु नहीं कवनहु पीरा, सब सुंदर सौ विरज शरीरा। सब स्वस्थ हों, एक्सीडेंटल डेथ नहीं हो, सामाजिक आर्थिक
और मानसिक रूप से स्वस्थ हो व्यक्ति, ये राम राज्य की संकल्पना है। बोले और क्या? बोले सबरी के मीठे जूठे वेर खाते हैं, सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं, सद्भाव का संदेश देते हैं, समभाव का संदेश देते हैं, सामाजिक वैषम्य को पाटने का प्रयास करते हैं। इस तरह के नैतिक सिद्धांतों को प्रशासनिक चिंतन में, प्रशासनिक जीवन में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। बोले हम तुलसीदास जी को भी पढ़ लें। बोले और किसको पढ़ लें? प्राचीन लोगों को ही पढ़ें या आधुनिक लोगों को ही पढ़ें? बोले अरविंदो घोष का आधुनिक सिद्धांत भी पढ़ लीजिएगा। अरविंदो घोष जी को भी पढ़ लेंगे भैया। और किसको पढ़ लेंगे? बोले भगवान महावीर को भी पढ़ लीजिए। और किसको पढ़ेंगे? भगवान बुद्ध को भी पढ़ लीजिए। ये नैतिक सिद्धांत है। और किसको? बोले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को भी पढ़ लीजिए, जिन्होंने संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। और किसको पढ़ेंगे? बोले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को भी पढ़ लीजिए, इत्यादि 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 इत्यादि। ये दार्शनिक और अन्य दार्शनिक जो आपके पाठ्यक्रम में बहुत सारे दार्शनिक, 20 से 22 दार्शनिकों के चिंतन है, जिनसे सवाल भी पूछे जाते हैं, प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इनको सम्मिलित करने का हम लोग प्रयास करें और इनके चिंतन को, इनकी अनुभूति की प्रामाणिकता को, इनके भोगे हुए यथार्थ के सच को, इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे और अपने अंदर समानुभूति और सहानुभूति और दया, करुणा, उत्तरदायित्व, सत्यनिष्ठा, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, इस तरह के मूल्यों का विकास करेंगे। बात स्पष्ट है या नहीं? यानी हम व्यक्ति को समझाएंगे कहां से? मनोविज्ञान से, लोक प्रशासन से, दार्शनिक शास्त्र से, दार्शनिक पहलुओं से। बोले तब भी नहीं लोग समझेंगे। तब बोले भगवान राम खड़े थे समुद्र के सामने, हे समुद्र हमको रास्ता दे दो, हमको जाना है उस पार। समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तब भगवान राम ने क्या कहा? बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। बोले डर दिखाना पड़ेगा। बोले डर कैसे दिखाओगे? क्या है आपके पास? तो डर दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डर दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया? डर दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डर दिखाने के लिए हम लोग अपने पाठ्यक्रम में क्या शामिल कर रहे हैं? बोले पुलिस प्रशासन। बोले कुछ लोग डंडे से ही मारेंगे ना, तो उनको पुलिस प्रशासन के माध्यम से। बोले और किसके बोले दंड की व्यवस्था करेंगे। काय की व्यवस्था करेंगे? दंड की व्यवस्था करेंगे। और दंड की व्यवस्था करने के साथ साथ जैसे इसमें इस तरह के पाठ्यक्रम में क्या शामिल किया है? आईपीसी, सीआरपीसी, इनको सम्मिलित किया। और क्या शामिल किया बेटा? भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, भ्रष्टाचार वाले जो पहलू है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अधिनियम, इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसको समझने की कोशिश करेंगे। यानी इन पहलुओं के माध्यम से भी व्यक्ति को नैतिक बनाने का प्रयास करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? भ्रष्टाचार, सीबीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, अन्य जो प्रावधान है, अन्य जो सिफारिशें हैं जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक हैं, उनको समझेंगे। प्लस इस पाठ्यक्रम में जो तीसरा पहलू उभर के समझ में आता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो क्या है बेटा? केस स्टडी, या इसको हम लोग बोलेंगे एप्लाइड एथिक्स। एप्लाइड एथिक्स, जितने सिद्धांत अभी तक आपने पढ़े हैं पाठ्यक्रम में, उनको अब लागू करने का वक्त आ गया, उनको अप्लाई करने का वक्त आ गया। बोले क्या? ये विभिन्न तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, उन परिस्थितियों का क्या निकाला जाएगा? बोले नैतिक समाधान। कैसा समाधान निकाला जाएगा? नैतिक समाधान। विभिन्न तरह की नैतिक दुविधाएं आपके जीवन में आएंगी, उनका समाधान निकाला जाएगा। नैतिक दुविधाओं का समाधान निकाला जाएगा। इथिकल डिलेमास, जिनको अपन बोलेंगे इथिकल डिलेमास, इथिकल डिलेमा निकालने का समाधान किया जाएगा। इथिकल डिलेमा का समाधान कैसे किया जाए? जैसे एक इथिकल डिलेमा क्या है अपना भैया? एक इथिकल डिलेमा जैसे एक हैंस की दुविधा है, जिसको प्रशासनिक के विद्यार्थी और इंजीनियरिंग के विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ते भी, उनके पाठ्यक्रम में भी है, प्रबंधन के और इंजीनियरिंग के छात्र। हैंस की दुविधा क्या है? हैंस की पत्नी की तबीयत अत्यंत खराब है और वो विपन्नता के अथाह सागर में डूबे हुए हैं।
डॉक्टर के पास गए, हे डॉक्टर साहब हमारी पत्नी की रक्षा करो, इसकी उपचार करो। डॉक्टर साहब ने कहा, तुरंत देखा और पर्चा बना दिया, दवाई लेके आओ। जब दवाई लेने मेडिकल पे जाते हैं तो हेंस के पास पैसे नहीं है, और हेंस के पास पैसे नहीं है तो दवाई मिलेगी कैसे? डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर साहब दवाई नहीं मिल रही है, पैसे नहीं है। तो बोले उस स्थिति में अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बिना दवाई के आपकी पत्नी ठीक नहीं हो सकती। और डॉक्टर ने चेतावनी दे दी कि यदि आज रात में आप दवाई का प्रबंध नहीं कर पाए तो आपकी पत्नी की जान बचाना लगभग असंभव है। हेंस रात को 12 बजे सोच रहे हैं तारों की तरफ, आसमान की तरफ देख के कि मेरे जीवन में क्या विडंबना है, क्या परिस्थितियों की विडंबना है, ईश्वर मुझे किस स्थिति में आपने फंसा दिया है। और उनके मन में ख्याल आता है कि क्यों न मैं इस मेडिकल से दवाइयों को चुरा लूं। अब दो दुविधाएं आ गई, अब दो नैतिक सिद्धांत उनके समक्ष आ गए। एक नैतिक सिद्धांत यह है कि चोरी नहीं करना है, दूसरा नैतिक सिद्धांत क्या है? पत्नी की रक्षा करना है। अब दोनों नैतिक सिद्धांतों में से किसका पालन करें? अगर हम चोरी नहीं करते हैं तो पत्नी की जान जाती है, और पत्नी की अगर जान बचाते हैं तो चोरी करते हैं। अब इसका समाधान हेंस ने कितने उचित तरीके से निकाला। हेंस ने रात को उस मेडिकल से दवाइयों को चुराया और चुरा के डॉक्टर को दे दिया। डॉक्टर ने उपचार किया और हेंस की पत्नी की जान बचा ली, जान बच गई। जैसे ही प्रातःकाल हुआ, हेंस के मन में चोरी की जो भाव था वो स्पष्ट दिखाई दे रहा था, और मन में सोच रहे थे कि आज मैंने चोरी कर ली, मैंने नैतिकता के सिद्धांत को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। हेंस इसका समाधान निकालने के लिए सुबह सुबह मेडिकल दुकान पे जाते हैं और मेडिकल वाले से कहते हैं, हे भैया, हमने तुम्हारी दुकान से रात में चोरी की थी, उसकी जो भी सजा हो मुझे प्रदान कर दी जाए, मैं सजा प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। अतः जो आपने अनुचित किया है उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, भोगने के लिए तैयार है। लेकिन उस अनुचित करने का जो उद्देश्य था वो प्राणी मात्र की रक्षा थी, एक जीवन बचाना था। ऐसे ही अनुचित नहीं किया कि ऐसे ही जा रहे हो चोरी कर लिए, पत्नी का जीवन बचाना था। पत्नी हो या कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति की जान अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, वो बचाना उद्देश्य था। तो इस तरह से हेंस ने अपनी दुविधा का समाधान किया और उसकी जो भी सजा थी, उचित सजा थी, जो भी प्रक्रिया संहिता में, पुलिस की व्यवस्था में, उसको भोगा। इस तरह की दुविधाओं का समाधान भी हम करेंगे। प्लस साथ में हम क्या पढ़ेंगे इस पेपर में? साथ में अन्य चीजें भी जो अप्लाइड एथिक्स में पढ़ेंगे, कुछ ऐसे पहलू भी अपने समझ आएंगे। क्या आएंगे? मृत्युदंड से पहलू, अप्लाइड एथिक्स। बोले मृत्युदंड होना चाहिए, मृत्युदंड होना चाहिए या नहीं, इस तरह के पहलू भी देखेंगे। बोले इच्छा मृत्यु होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यूथेनेसिया। व्यक्ति अगर इच्छा मृत्यु के लिए मांगता है कि मुझे मरना है, अब नैतिकता के सिद्धांत, इसका समाधान कैसे? बोले अन्य जो पहलू है, सरोगेसी मदद, सरोगेसी से संबंधित पहलू, ये भी संबंधित पहलू, बाल श्रम से संबंधित पहलू है, बाल श्रम से संबंधित पहलू है। इन पहलुओं को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और उनका उचित समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। इत्यादि अन्य पहलू हैं, इनका हम क्या करेंगे? एक नैतिक हल खोजने का प्रयास करेंगे, ताकि क्या हो? ताकि हम नैतिकता के आयामों का उचित तरीके से पालन कर पाए, उनको अपने जीवन में लागू कर पाए और क्या हासिल करें? अंतिम उद्देश्य हमारा क्या हासिल करना है भैया? अंतिम उद्देश्य हमारा समावेशी विकास, समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करें। साथ ही हम किसको हासिल करें? समावेशी विकास के साथ साथ हम कौन से लक्ष्य को हासिल करें? बोले कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को हासिल करें। तो इस तरह से इस पाठ्यक्रम को डिजाइन किया गया है, निर्मित किया गया है, जिसके माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर नैतिकता के आयाम, नैतिकता के उच्च नैतिक मूल्यों को स्थापित किया जा सके।
चाहे वो मनोवैज्ञानिक पहलू हों, चाहे वो लोक प्रशासन के पहलू हों, चाहे वो दार्शनिक पहलू हों, या फिर अप्लाइड एथिक्स हो, अनुप्रयुक्त नैतिकता हो, जो नैतिकता के सिद्धांतों को प्रयोग करना है। तो हम सभी विद्यार्थी सब मिलके, आप और हम सब मिलके इस पाठ्यक्रम को पढ़ने का प्रयास करेंगे और पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों को भी हल करेंगे और भविष्य के संभावित प्रश्नों को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो अगली कक्षाओं से हम इसको पढ़ेंगे। आपके सुझाव और आपके प्रश्नों का सदैव स्वागत रहता है। धन्यवाद।